हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस प्रकाम्य। जीएस प्रकाम्य में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारे आरंभ सीरीज का डे 7 लेक्चर 7। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मौर्यन पीरियड के बारे में। हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में आज पढ़ेंगे। अगर इससे पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमने जैनिज्म तक लूसेंट का खत्म कर दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मौर्यन पीरियड के बारे में कि उनकी जो ओरिजिन कैसे हुई थी, क्या सोर्सेस है उनके बारे में पढ़ने के लिए, कौन कौन से राजा हुए थे। तो वो सब चीज हम लोग मौर्यन पीरियड के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इसके टाइम स्पेन की तो ये 322 बीसी से 185 बीसी तक राज्य में था, मतलब शासन में था। अगर इसकी बात करें जो हम इसके सोर्स मिलते हैं हमको इसकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए मौर्यन एम्पायर के, तो वो कुछ लिटरेरी सोर्सेस है। जैसे कौटिल्य की, जो हमारे कौटिल्य थे या चाणक्य जिसको कहते हैं, उनकी जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी वह जो है मौर्यन पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज्यादातर बताती है। फिर अगर बात करें मेगास्थनीज, सबको पता है कि एक ट्रेवलर था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आया था, जो कि किसका एम्बेसडर था, सेल्यूकस निकेटर का। उसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। और ये जो इंडिका है वह बताती है ज्यादातर कि कैसा अंपायर हुआ करता था मौर्य साम्राज्य का। बस अगर बात करें इसकी ओरिजिनल कॉपी की तो वो खो गई है, लेकिन कुछ जो ग्रीक राइटर्स हैं उसको कोट करते हैं, उसमें जो भी चीज लिखा गया है तो उसके कोटेशन को आज भी हम लोग देख सकते हैं। फिर आज आगे बात करें तो विशाख दत्त ने लिखी थी मुद्र राक्षस। यह हालांकि गुप्त साम्राज्य में लिखी हुई एक पुस्तक थी गुप्त काल में, लेकिन यह पुस्तक मौर्य साम्राज्य के बारे में यह बताती कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने असिस्ट करके नंदा को हटाकर, जो नंद साम्राज्य के राजा थे धनानंद, उनको हटाकर एक नए साम्राज्य की स्थापना की थी। जो हमारी पवित्र किताएं हैं, किताबें हैं, पुस्तकें हैं, जिनके बारे में कहा जाता है पुराण, 18 पुराण है हमारे हिंदू धर्म में, तो वह भी कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के बारे में बताते हैं। अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो क्लियरली अगर आप बात करें तो जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो अशोक के समय में हुई ही थी। तो अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी हमको काफी कुछ जानने को मिलता है किनके बारे में, अबाउट द मौर्यंस, मौर्य साम्राज्य के लोगों के बारे में। फिर अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, अभी तो हम लोग लिटरेरी सोर्सेस पढ़े, आर्कियोलॉजिकल क्या क्या फाइंडिंग्स हुई हैं उसके आधार पर जो हमको उनके बारे में स्टडी करने को मिलता है, ये उसको देखते हैं। अगर आप बात करें कि रॉक एडिक्ट्स के बारे में, आपको पता है कि जो पिलर एडिक्ट्स होती हैं, रॉक एडिक्ट्स होती हैं, केव इंस्क्रिप्शन होते हैं, वो काफी इंफॉर्मेशन हमको देते हैं हिस्ट्री के बारे में। चाहे वो जिस पीरियड में लिखे गए हों तो उस पीरियड की हिस्ट्री के बारे में हमको काफी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो एक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है जेम्स प्रिंसपर, इन्होंने कुछ जो स्क्रिप्ट थी उसको डेसिफर करने की कोशिश की थी। और उन्होंने बताया था कि ये जो एडिक्ट्स है ये अशोका के द्वारा मतलब बनवाई गई एडिक्ट्स है, या अशोक राजा के काल में बनवाई गई एडिक्ट्स है। और उसमें अशोक का मतलब कैसा नेचर था, वो कैसे राज गद्दी पर आया, कैसे शासन किया, उन सब चीजों के बारे में बताया गया है। फिर उन्हीं में से कुछ है पर्टिकुलर, अगर आप बात करें तो जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, रुद्र दमन कॉपर प्लेट है, या सोहागुड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। तो ये सब जो बताते हैं, ये सब भी जो हमारे मौर्य साम्राज्य के लोग थे, मौर्यन पीरियड के लोग थे, उनके बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। जैसे एक बोगारा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एक महास्थान इंस्क्रिप्शन है जो कि हमारे प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है। ये सब बताता है कैसे जो मौर्यन थे और उनके क्या बिलीफ थे, हाउ दे रूल, ये सब चीजों के बारे में बताता है। अगर आप मटेरियल रिमेन्स की बात करें तो वुडन पैलेस, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत ही फेमस पैलेस था, जो कि ऊंट से बनाया गया था, वो काफी हिस्ट्री में मतलब रहता है। तो उसके भी रिमेन्स हमको देखने को मिले हैं, हिस्टोरियन ने उसको भी फाइंड किया है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एनपीडब्ल्यू के कुछ जो पॉटरी थे उनका भी हमको माना जाता है कि जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फेस था वो जो मौर्य साम्राज्य था उसके समय में था, तो उसकी भी कुछ फाइंडिंग मिली थी। कुछ सिल्वर और कॉपर पंच मार्क कॉइन्स भी मिले हैं पटना में।
तो ये सब जो हमको बताते हैं, these all remains were of the archaeological use and they tell us more about the history of the Mauryans। अगर आप बात करें तो जो अशोकन की एडिक्ट्स थी, इसमें अशोक ने बहुत सारी रॉक एडिक्ट्स बनाई हुई थी, उस पर कुछ चीजें उसने लिखवाई हुई थी। तो अगर आप बात करें जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है, यह धमा, आपको पता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है बुद्ध धर्म को अपनाया था और उसने एक प्रिंसिपल दिया था जिसको धमा महामात्मास कहा जाता था। तो वेरियस प्रिंसिपल ऑफ धमा उस ये 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स में लिखे गए हैं। यह जगह है जहां पर वो पाई गई, जैसे हजारा में पाई गई है पाकिस्तान में, साहब जगारी में पाई गई है, कलसी में पाई गई है, कलसी है देहरादून में, जूनागढ़ है गुजरात में, सोपारा है थाना महाराष्ट्र में, यारागुडी कुरनूल आंध्र प्रदेश, धौली उड़ीसा में है, जौगुड़ा गंजम उड़ीसा में है। तो ये सब जो 14 रॉक मेजर एडिक्ट्स है, दे lay about the what were the various principle about the धमा that अशोका had talked about। फिर 2 कलिंगा रॉक एडिक्ट्स पाई गई है। इसमें नया जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है कलिंग युद्ध के बाद अशोक के समय में, उसके बारे में बात कही गई है। और ये जो है दौली और तोसाली में और जौगड़ा गंजम उड़ीसा, दोनों उड़ीसा में पाई गई है। फिर माइनर रॉक एडिक्ट्स है कुछ, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ, जो माइनर रॉक एडिक्ट्स है यह अशोका की पर्सनल हिस्ट्री के बारे में बात करती हैं, जैसे सासाराम बिहार, मस्की आंध्र प्रदेश में है, भाबरू भैरत राजस्थान में है, रूपनाथ एमपी में है, गबीमत पलिकुंदू, सिद्धूर जतिंग रामेश्वर ब्रह्मगिरी कर्नाटका। दीज ऑल माइनर एडिक्ट्स टेल अबाउट द पर्सनल लाइफ ऑफ द अशोका और द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ द अशोका, देयर कन्वर्जन ऑफ अशोका टू धमा एंड गिविंग द प्रिंसिपल ऑफ धमा, इन सब के बारे में बात करती है जो माइनर रॉक एडिक्ट है। फिर अगर भबरू बैरत रॉक एडिक्ट की बात करें तो ये अशोका के कन्वर्जन की बात करती है, बुद्धिज्म में अशोक कैसे कन्वर्ट हुए। ये भाबरू बैरत जो राजस्थान में है, कॉपर प्लेट, या आप कह सकते हैं रॉक एडिक्ट है, ये काफी चीज बताती है अशोका के कन्वर्जन को लेके। फिर 7 पिलर एडिक्ट्स है। देखो अभी क्या हुआ कि मेजर रॉक एडिक्ट्स थी, अब अशोका ने कुछ पिलर्स, जैसे एक पोल होता है ना, पिलर्स पे भी कुछ लिखवाया था। तो अगर आप बात करें 7 पिलर एडिक्ट्स की, तो ये एक अपेंडिक्स है रॉक एडिक्ट्स की, उसको समझने के लिए काफी हेल्प करती है। तो इसमें जो छोटी लता है मेरठ दिल्ली में, फिर टोपरा दिल्ली में बड़ी लता है, इलाहाबाद यूपी में है, लौरिया नंदगढ़ में है, लौरिया अरेराज एंड रामपुरवा बिहार में। तो ये सब जो एडिक्ट्स है ये बेसिकली जो रॉक एडिक्ट्स है उसको समझने में काफी हेल्पफुल करती हैं। एंड दे वर यू कैन से दे वर द चाइल्ड ऑफ द रॉक एडिक्ट्स। 4 माइनर पिलर एडिक्ट्स, साइन ऑफ अशोका फैनेटिज्म टू धमा, ये सांची मध्य प्रदेश में, सारनाथ और इलाहाबाद यूपी में है। फिर 2 ताराई पिलर एडिक्ट्स है, अशोका रिस्पेक्ट फॉर बुद्धिज्म, अशोका का जो रिस्पेक्ट था बुद्धिज्म के लिए उसके बारे में भी बताती हैं। तो हम मेजर जो सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स है मौर्यन हिस्ट्री के लिए, वो आपको देखने को मिल रहा है जो एडिक्ट्स है, रॉक एडिक्ट्स है, पिलर एडिक्ट्स है, वही ज्यादातर है। एंड सम ऑफ द हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स, जिससे जो हिस्टोरिकल रिमेन्स है, जो कंस्ट्रक्शन उन्होंने कराए थे, उसमें से हमको मिलता है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना वुडन पैलेस बनाया था उसके बारे में मिलता है। एंड मेजर सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन पीरियड इज द रॉक एडिक्ट्स। एंड अशोका की 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स का जो कंटेंट है वो क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस, मीजर्स ऑफ सोशल वेलफेयर, जो ब्राह्मण है उनको रिस्पेक्ट देना, जो रिलेटिव्स है या एल्डर्स है उनको भी कर्टसी देना, उनको भी रिस्पेक्ट शो करना, जो अपॉइंटमेंट है धमा महामात्मास का उनकी ड्यूटी के लिए, उसके बारे में चीजें लिखी गई हैं। नीड फॉर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर टू धमा महात्मास। फिर टॉलरेंस की बात कही गई है, धमा यात्रा की बात, मतलब प्रचार प्रसार के लिए आप जगह जगह पर घूमिए। अटैक ऑन मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स, कॉन्क्वेस्ट टू धमा इंस्टीड ऑफ वॉर, एक्सप्लेनेशन ऑफ धमा पॉलिसी, अपीयरेंस फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट्स। तो ये सब जो है बातें कही गई हैं जो हमारी रॉक एडिक्ट्स है। अब आइए बात करते हैं कि जो मौर्यास थे उनकी ओरिजिन कैसे हुई थी। अगर आप बात करें जो हमारे पुराण हैं वो मौर्यास को शूद्र के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। आपको पता है कि 4 वर्ण होते हैं कर्म के आधार पर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो आर्यन वर नेटिवली आइडेंटिफाइड बट द शुद्ध, बट at the time passes their
कर्म, जो उनके कर्म होते हैं वो अच्छे होते गए और उन्होंने क्षत्रिय धर्म वाला जो कर्म किया, तब जाके उन्होंने एक एम्पायर की स्थापना की। और अगर आप बात करें तो जो मुद्र राक्षस की विशाखदत्त है, विशाखदत्त की मुद्र राक्षस जो पुस्तक है, वह इनको टर्म देती है वृषल या कुलहीना, मतलब लोकलैन के कुलहीन। The classical writers such as Justin describe Chandragupta only as the man of humble origin. And जो क्लासिकल राइटर है जस्टिन, वह इनको डिस्क्राइब करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कि एक हम्बल ओरिजिन के जो है हम्बल परिवार से उनकी ओरिजिन हुई थी। और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्र दमन में जो है वह इनडायरेक्ट एविडेंस देता है कि जो मौर्यास हैं वह वैश्य ओरिजिन के थे। Buddhist work on the other hand try to link the Mauryan dynasty with the शाक्य छत्री, और जो मौर्य साम्राज्य का लिंकेज था शाक्य छत्री से, ये हमको कौन देता है, यह बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है वो बताती है। According to them the region from which the Mauryas came was full of peacocks, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा, मौर्यास। It is obvious मोर दिस दैट, आपको पता है पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं, तो माना गया कि जिन एरिया से आए हैं जो मौर्यास हैं वो वहां पर पीकॉक ज्यादा थे, इसलिए इनको मौर्यास कहा गया। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम दैट द बुद्धिस्ट वर ट्राइंग टू एलिवेट द सोशल पोजीशन ऑफ अशोका, देयर पैट्रन एंड हिज प्रीडिसेसर। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट मौर्यास बिलोंग टू द मौर्य ट्राइब एंड वर सर्टेनली ऑफ लो कास्ट, दो इट इज नॉट क्लियर एज टू विच लो कास्ट। कह रहा है ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया हिस्टोरियंस द्वारा कि जो मौर्य हैं वो हो सकते हैं कि उनकी जो ट्राइब रही हो वो मौर्य थी, और सर्टेनली लो कास्ट के थे, लेकिन कितने लो कास्ट के थे इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। फिर आइए बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो था 322 बीसी से 298 बीसी तक था। चंद्रगुप्त ने, आपको पता होगा कि विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य ही डिथ्रोन द लास्ट नंद रूलर जिसका नाम था धनानंद, और पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी थी उस पर कब्जा करके एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है जिसको कहा जाता है मौर्य साम्राज्य। इन 305 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर हु सरेंडर्ड अ वास्ट टेरिटरी इंक्लूडिंग अरिया, हेराट, अर्कोशिया, कांधार, गेड्रोशिया, बल्चिस्तान एंड पैरोपानाइसेट काबुल इन रिटर्न फॉर द 500 एलिफेंट्स। कह रहा है कि 305 बीसी में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं, और वह अपनी बहुत सारी जो टेरिटरी वेस्टर्न प्रोविंस में, इंडिया के जो वेस्टर्न फ्रंटियर था उसमें जो उसने कब्जा करके रखी थी, जिसको उन्होंने अपनी भाषा में, ग्रीक भाषा में नाम भी दिया था। आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो कांधार का रीजन था उसको उन्होंने अर्कोसिया नाम दिया था, और बलूचिस्तान का जो रीजन था उसको उन्होंने गेड्रोसिया नाम दिया था। तो होता क्या है कि इन लोग के बीच ट्रीटी साइन होती है, 500 एलिफेंट उसको दी जाती है, और ये जो इतनी टेरिटरी रहता है उसको वो क्या करता है, ही गिव्स इट टू द चंद्रगुप्त मौर्य। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी बिटवीन चंद्रगुप्त एंड सेल्यूकड, हिंदकुश बिकम द बाउंड्री बिटवीन देयर स्टेट्स, और जो हिंदकुश पर्वत रहता है वह उन दोनों के स्टेट के बीच की बाउंड्री शेयर करता है। मेगास्थनीज जो कि ग्रीक अम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, आपको पता होगा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य बिकम जैन एंड वेंट टू द चंद्रगिरी हिल श्रवणबेलगोला कर्नाटका विद द भद्रबाहु वेयर ही डाइड बाय स्लो स्टार्वेशन कया क्लेश शलेखन। फिर होता क्या है कि जो चंद्रगुप्त होता है वो जैन धर्म को अपना लेता है, और वह चला जाता है श्रवणबेलगोला में, चंद्रगिरी हिल है कर्नाटका में, वहां किसके साथ, भद्रबाहु का। आपको पता है कि जो श्रवणबेलगोला है एक जैनिज्म, मतलब जो जैन धर्म है उसका एक पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि वहाँ के जो एक फॉलोअर थे भद्रबाहु जैन धर्म के, उन्होंने उधर जाके साउथ इंडिया में प्रचार प्रसार काफी किया था। वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य जाता है, उसको स्टार्वेशन हो जाता है, और वह उसके बाद मर जाता है। ये डाइड ऑफ स्लो स्टार्वेशन, मतलब कालरा ओलरा की जो बीमारी होती है वो उसको हुई रहती है। अंडर चंद्रगुप्त मौर्य फॉर द फर्स्ट टाइम द होल नॉर्दर्न इंडिया वाज यूनाइटेड, और इट वाज द चंद्रगुप्त मौर्य, आप इसीलिए कहा जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य था वह पहला इंडियन किंगडम था, बिकॉज दे वर द फर्स्ट वन हु यूनाइटेड और हु कंट्रोल ओवर ऑल द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया।
तो दैट्स वाई दिस एम्पायर इज केम टू बी नोन एज द फर्स्ट एम्पायर। हालांकि पहला एम्पायर हमने पढ़ा है हरनक के साम्राज्य, जो मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, बट दे वर एबल टू रूल टू अ वेरी डिफिनिट एरिया। बट एट द टाइम ऑफ मौर्य या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एरिया का काफी एक्सपेंशन होता है। फिर उसके बाद जो अगला की राजा आता है उसका नाम होता है बिंदुसार। यह चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बेटा होता है और यह चंद्रगुप्त मौर्य का सक्सेसर भी होता है। ग्रीक्स ने बिंदुसार को एमिटोक्रेट्स नाम दिया है और ही सेड टू हैव कैरीड हिज आर्म्स टू द डेक्कन अप टू मैसूर। और यह माना जाता है हिस्टोरियन द्वारा कि जो बिंदुसार था उसने अपनी आर्मी को डेक्कन की तरफ मार्च किया था, मतलब साउथ इंडिया की तरफ उसने एक्सपेंशन किया था। बिंदुसार आज एंटीओकस फर्स्ट, और ये सीरिया का एक राजा था एंटीओकस फर्स्ट, to send some sweet wine, dried figs and sophists. Antiochus first sent wine and figs, but politely replied that Greek philosophers are not for sale. ठीक ना। तो ये चीजें थी, मतलब उनके बीच में कुछ मतलब वार्तालाप हुई थी, तो वो चीज भी बताया गया है। और बिंदुसार जो था वो आजीवक सेक्ट को पैट्रोनाइज करता था। आपको पता होगा कि आजीवक एक जैनिज्म का सेक्ट ही था। तो ये जो आपके महावीर स्वामी थे, इन्हीं के साथ अपनी मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे, लेकिन अब बाद में कुछ मतभेद हो जाता है तो आजीवक अपना एक नया सेक्ट बनाते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया था आजीवक सेक्ट। तो बिंदुसार जो था वो आजीवक सेक्ट को क्रिटिसाइज करता था। फिर उसके बाद जो राजा आता है, सबको पता होगा कि अशोक आते हैं। अशोक द ग्रेट इनको कहा जाता है। इनका रूल होता है 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक। इनको हम लोग ज्यादातर ट्रेस कर पाते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर से। बुद्धिस्ट लिटरेचर में इनका काफी मेंशन है। ही वॉज द सन ऑफ द बिंदुसार, बट इट वॉज द स्ट्रगल फॉर द थ्रोन अमंग द प्रिंसेस ऑन द डेथ ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार के मर जाने के बाद काफी भाई रहते हैं इनके, तो इनके बीच में काफी स्ट्रगल होती है एंड अशोका मतलब इमर्ज होते हैं पावरफुल और ये रूल करने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, अशोका असफ द थ्रोन आफ्टर किलिंग 99 ब्रदर्स। और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से, बुद्धिस्ट परंपरा के हिसाब से यह माना जाता है कि जो अशोक थे वह गद्दी पर तब जाके बैठे जब उन्होंने अपने 99 भाइयों को मारा था। तीसरा, द यंगेस्ट वन राधा गुप्ता, अ मिनिस्टर ऑफ बिंदुसार, हेल्प इन फैट्रिसाइडल स्ट्रगल। और एक बिंदुसार का मिनिस्टर रहता है राधा गुप्त, वह इनकी मदद करता है फैट्रिसाइड करने में, मतलब अपने भाइयों की हत्या करने पर। दिस वॉर ऑफ सक्सेशन अकाउंट्स फॉर इंटरजेनम ऑफ 4 years। और ये जो वॉर ऑफ सक्सेशन 4 साल चली थी इनके भाइयों के बीच में। ओनली आफ्टर सिक्योरिंग हिज पोजीशन ऑन द थ्रोन, अशोका हैड हिमसेल्फ फॉर्मली क्राउन्ड इन 269 बीसी। और उसने अपने आप को सम्राट की जो घोषणा थी वो 269 बीसी में की थी आफ्टर द सक्सेशन। अगर आप बात करें कि जो मौर्यन एम्पायर था वह अशोक के समय पे अपने उच्चतम ऊंचाई पर था, मतलब अपने जेनिथ पर था। फॉर द फर्स्ट टाइम द होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लीविंग आउट द एक्सट्रीम साउथ वाज अंडर इंपीरियल कंट्रोल। और अशोक के समय में पूरा ये जो इंडिया का पार्ट था, साउथ का कुछ हिस्सा छोड़ दे तो अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य के अधिपत्य में आता था, उनका रूल था वहां पर। अशोका की बात करें तो जो मस्की माइनर रॉक एडिक्ट है इसके बारे में बताती है। फिर देवन प्रियाज अशोका राजाज, ये इसके बारे मतलब इसके जो नाम वेरियस कौन कौन से इसको मिलते हैं, तो गुर्जर माइनर रॉक एडिक्ट इसके बारे में बात करती है। फिर राजा अशोका जो निटलूर माइनर रॉक एडिक्ट है उसका नाम देती है। राजा अशोका देवन अपिया, ये उन्दे गुलम रोम माइनर रॉक एडिक्ट है उसके बात करती है। फिर पियादसी राजा मगध। तो दीज वर द एक्सट्रीम स्क्रिप्ट और दीज वर द एडिक्ट विच क्लासीफाई अशोका एज फ्रॉम वेरियस नेम। अशोका ने आपको बताया कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में, काफी फेमस युद्ध हुआ था। इसी के बाद अशोका ने युद्ध की जो पॉलिसी थी अपने हाथों से तलवार छोड़ के वो बुद्ध धर्म को अपनाया था। तो जो 9th years of his coronation, the king was moved by the massacre in this war and therefore abandoned the policy of physical occupation in favor of policy of cultural conquest. In other words, Very Gosha was replaced by Dhamma Gosha। मतलब जो मार काट की बात थी वो धर्म से अब होगी। Ashoka was not an extreme pacifist. He did not pursue the policy of peace for sake of
peace under all condition. Thus he retained Kalinga after his conquest and incorporated it into his empire. इसके अपने विजय के बाद कलिंगा को लौटा देता है जिस राजा से उसने लड़कर जीता रहता है, और अपने अंपायर में उसका विलय कर लेता है. अशोका सेंट मिशनरीज टू द किंगडम्स ऑफ चोलास एंड द पांड्यास एंड 5 स्टेट रूल बाय ग्रीक किंग्स, एंटियोकस II, सीरिया, फिलाडेल्फोस, टॉलेमी II, इजिप्ट, एंटिगोस, मैकेडोनिया, मैगस, सिरिनिया, अलेक्जेंडर, इपिरस. तो इन सब जगह पर भी अशोका ने मिशनरीज को भेजा था ताकि जो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो जाए. उसने मिशनरीज को श्रीलंका पर भी भेजा था, बर्मा में भी भेजा था, बर्मा में भी भेजा था, और कुछ जो साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट थे वहां पर भी बुद्धिस्ट मिशनरीज को इसने प्रचार प्रसार के लिए भेजा था. Ashoka's Dhamma cannot be regarded as sectarian faith. Its broad objective was to preserve the social order. It's ordained that people should obey their parents. और जो धम्मा महात्मा की फिलॉसफी थी वह क्या थी कि लोग अपने माता पिता का सम्मान करें, ब्राह्मण जो हैं उनको रेस्पेक्ट दे, जो बुद्धिस्ट साधु संत हैं उन पे भी दया और रेस्पेक्ट की भावना रखें. He held that if people behaved well, they would attain स्वर्ग. और उसका मानना यह था कि अगर लोग अच्छा व्यवहार करेंगे तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी. He did never say they would attain nirvana. उसने कभी यह बात नहीं की कि वो लोग निर्वाणा अटेम्प्ट करेंगे, बट उसने क्या कहा कि इफ पीपल इन देयर लाइफ बिहेव गुड, बिहेव प्रॉपरली, दे विल अटेन स्वर्ग आफ्टर द डेथ, विच वाज द गोल ऑफ द बुद्ध. बट अगर आपको पता होगा कि जो बुद्धिस्ट टीचिंग का गोल था वो क्या था कि अगर आप कुछ जो पाथ है, बुद्धिस्ट पाथ है, उसको अपनाएंगे तो आप निर्वाणा की प्राप्ति करेंगे. बट अशोका हैज सेड दैट if your behavior, if your character is good, you will, if your behavior towards other is good, you will attain the swarga after the death. फिर लेटर मौर्यास आते हैं, बाद के जो कुछ राजा होते हैं जैसे 232 बीसी से 180-50 बीसी तक कुछ राजा और आते हैं. मौर्य डायनेस्टी 137 साल पूरी चलती है. अशोका डेथ के बाद जो है मौर्यन अंपायर दो भागों में बढ़ जाता है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न. द वेस्टर्न पार्ट केम टू बी रूल्ड बाय कुनला सन ऑफ अशोका रहते हैं. फिर ईस्टर्न पार्ट जो होता है वह दशरथ द्वारा रूल किया जाता है. द लास्ट मौर्यन रूलर जो रहता है बृहद्रथ, और इसका मिनिस्टर रहता है बृहद्रथ का, वह इसका एसिग्नेशन कर देता है जिसका नाम रहता है पुष्यमित्र शुंगा, और उसने शुंग साम्राज्य की स्थापना करता है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे. अब जो कॉजेज ऑफ डिक्लाइन क्या रहते हैं मौर्यन साम्राज्य की, अगर आप बात करें तो रोमिला थापर एक हिस्टोरियन है, इन्होंने बताया कि हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दे कंट्रोल्ड देयर स्टेट विथ हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब केंद्र से ज्यादा तक कंट्रोल होता था. फिर जो पैसिफिक पॉलिसी थी अशोका की, यशजी राय चौधरी ने उसको भी बताया कि ये भी कहीं ना कहीं कारण बनती है डिक्लाइन का, अशोका का, मतलब जो मौर्य साम्राज्य था उसके. फिर जो ब्राह्मणिकल रिएक्शन होता है ना, जैसे कि ये गुप्त जो होते हैं, मौर्यास होते हैं, वो बुद्धिस्ट की तरफ ज्यादा मूव करने लगते हैं, तो जो ब्राह्मण्स रहते हैं वो भी इनसे काफी रुष्ट होते हैं. द पार्टीशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, और फिर अशोक के मरने के बाद वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में इसका जो डिवीजन हो जाता है, तो इससे भी इनकी जो स्ट्रेंथ रहती है उसमें वीकनेस आती है. वीक लेटर मौर्यन रूलर्स, और जो बाद के रूलर्स आए वह वीक थे, वो इतने सक्षम नहीं थे. फिर जो धीरे धीरे जो मौर्यन इकोनॉमी थी उस पर भी प्रेशर आने लगा, और जो ये इनका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था जिधर जो ग्रीक्स वगैरह रूल करते थे वो भी कमजोर होने लगा. अब देखो इसमें कुछ एम्बेसडर की बात कही गई है, कुछ खास नहीं है. अगर आप बात करेंगे कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, ज्यादातर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था. किंग जो था वो मेन जो है मेन एडमिनिस्ट्रेशन का मेन हेड था. और अगर बात करें कौटिल्य के हिसाब से तो 7 एलिमेंट इन्होंने स्टेट्स की बताई थी अपनी सप्तांग्यूरी में. राजा, अमात्य जिसको सेक्रेटरीज कहा जाता है, फिर उन्होंने बताया कि जो हमारी टेरिटरी है, फिर दुर्ग जहां पर हम लोग रहते हैं, जहां से हम लोग रूल करेंगे, कोष के बारे में बताया था, जो ट्रीजर वगैरह होती है, सेना के बारे में बताया गया था, और मित्र के बारे में बताया. ये सप्तांग थ्योरी दी थी किसने, कौटिल्य ने. फिर मंत्री परिषद के बारे में भी बात थी. तो मंत्री परिषद में द युवराज जो क्राउन प्रिंस होता है, पुरोहित होता है, सेनापति, मतलब मिनिस्ट्रियल काउंसिल में कौन कौन लोग रहते हैं राजा को लेके, तो युवराज रहता है, पुरोहित रहता है, और सेनापति रहता है. फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, मतलब कुछ ऐसे टर्म थे मौर्यन साम्राज्य में कि जो वो कुछ
जो कुछ स्पेसिफिक वर्क जो करते थे उनके बारे में बताया गया था। जैसे सनिधात, ये चीफ ट्रेजरी ऑफिसर हुआ करता था मौर्य काल में। फिर समाहार, इसको जनरल रेवेन्यू का कलेक्टर कहा गया है। फिर व्यवहार आरिका, धर्म अस्त, इसको चीफ जस्टिस कहा गया, मतलब जो न्याय वगैरह की बात करता था। फिर परदास, चीफ जस्टिस ऑफ कंटक शोधन, क्रिमिनल कोर्ट का, देखो सिविल कोर्ट का जो जज था उसको क्या कहा गया, धर्मशात, और परदेशात कहा गया क्रिमिनल कोर्ट के जज को। फिर धमा महामात्रा, ये नई पोस्ट अशोका द्वारा क्रिएट की गई थी, जो उसने धमा जो है धर्म की शुरुआत की थी, या धमा प्रिंसिपल की शुरुआत की थी, उसके प्रचार प्रसार के लिए। फिर राष्ट्रपाला या कुमारा, जो वाइसराय रहता है, मतलब जो भी उसके प्रोविंस रहते थे स्टेट्स के या राज्य के, उसका जो हेड रहता था उसको राष्ट्रपाला कहा गया। फिर प्रदेशिका, ये मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो आज के समय में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनको मौर्य साम्राज्य में प्रदेशिका कहा गया। फिर राजुकास को, जो पटवारी वगैरह होते हैं, मतलब आपके समय में अगर बात करें तो जो लेखपाल वगैरह होते हैं उनको मौर्य समय में, मौर्य काल में राजुकास कहा गया। अगर आप बात करें तो जो एसडीएम वगैरह की बात होती है, सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर, तो उनको क्या कहा गया, युक्त कहा गया मौर्य साम्राज्य के समय में। फिर स्थानिका, जो ऑफिसर डायरेक्टली कंट्रोल में रहता है, मतलब प्रदेशिका, जो प्रदेशिका आपने पता कि डीएम के कंट्रोल में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, स्थानिका। फिर गोप जो था वह अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। नगर मतलब जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, मतलब सिटी मजिस्ट्रेट्स वगैरह। फिर अक्षपाटला, अकाउंटेंट जनरल इसको नाम दिया गया। फिर जो एग्रीकल्चर को सुपरवाइज करता था मौर्य साम्राज्य में, उसको सिद्ध्या कहा गया। फिर पंद्याक्ष कहा गया, जो कॉमर्स वगैरह वाणिज्य वगैरह देखता था। फिर समस्थाध्यक्ष कहा गया, जो मार्केट का हेड था। फिर पौत अध्यक्ष कहा गया, जो बेट्स और मीजर्स से रिलेटेड चीजें देखता था। फिर नवाध्यक्ष कहा गया, जो शिप्स वगैरह के बारे में देखता था, मतलब जो भी बंदरगाह वगैरह होती थी। तो इससे ये भी चीज मिलता है कि उस समय में शिप्स वगैरह भी हुआ करती थी मौर्य के समय में। इससे अगर आप ये चीज कहें, जब ये पोस्ट थी तो शिप वगैरह हुई करती थी, तो मतलब बंदरगाह वगैरह भी हुआ करते थे, तभी ना पोस्ट थी। फिर शुल्क अध्यक्ष, जो टोल वगैरह शुल्क वगैरह दिया जाता था, टोल मतलब रोड, अच्छा खासा रोड भी था। माना जाता है कि जो जीटी रोड है, जिसको उत्तर पथ कहा जाता है आज के समय में, फिर उसमें जो हमारा शेर शाह सूरी था वो कुछ उसमें करके, इसको माना जाता था उत्तर पथ को चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनवाया था। फिर लोअध्यक्ष, जो आयरन वगैरह से रिलेटेड वर्क को देखता था, सुप्रीडेंटेंट ऑफ आयरन। तो अगर आप बात करें, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो हाईली सेंट्रलाइज तो था, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक था। मतलब एवरी वन हैज इट्स वर्क टू डू, मतलब सबको कुछ ना कुछ वर्क असाइन है, कोई ना कोई पोस्ट दी गई है। तो ये मतलब जो ब्यूरोक्रेसी थी वो काफी एफिशिएंट थी, किसके समय में, मौर्य साम्राज्य में। अगर आप प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो नॉर्दर्न प्रोविंस को उत्तर पथ कहा गया, अवंती राष्ट्र को वेस्टर्न प्रोविंस कहा गया, फिर प्राची को कहा गया सेंट्रल प्रोविंस, कलिंग को ईस्टर्न प्रोविंस कहा गया, और साउदर्न प्रोविंस को दक्षिण पथ कहा गया। कह रहा है जो जूनागढ़ की रॉक एडिक्ट है, सौर राष्ट्र को बताती है, मतलब जो गुजरात का एरिया था उसे पुष्यगुप्त ने रूल किया था, the best at the time of चंद्रगुप्त मौर्य and by the यवन किंग तुसापा। तो उन समय भी कुछ मतलब राजा थे जो कि सौर्य राष्ट्र को रूल करते थे, पार्ट्स ऑफ द गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र। फिर अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करें तो प्रोविंस होता था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होती थी, और जो संग्रहणा रहता था वो 10 गांवों का ग्रुप रहता था, और एक ग्राम को एक एक विलेज को ग्राम कहते थे, और इसके हेड भी आपको बताएं। फिर शहर का हमने बताया कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी होता था, तो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां था, उसको उस पोस्ट को नगरक कहते थे, जो सिटी सुपरिटेंडेंट होता था। फिर आर्मी की बात करें तो इनकी आर्मी भी काफी एडवांस थी, जैसे उसमें इन्फेंट्री भी थी, कैवलरी भी थी, एलिफेंट्स थे, चैरियट से भी थे, और ये लोग नेवी भी मेंटेन करते थे। तो हमको इसीलिए पोस्ट भी देखने को मिलती है जो शिप वगैरह से रिलेटेड जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। फिर अगर मौर्यन पीरियड की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ गुदु पुरुषास डिटेक्टिव्स होते थे, जैसे स्टेशनरी और संचारी, जो घूमते घामते रहते थे मतलब हर देश विदेश में, और जो स्थिर रहते थे, मतलब वहां पर इंटेलिजेंस का भी सिस्टम था।
जैसे आज के समय में है ना, आईबी है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, तो उस समय भी उनके पास जो है इंटेलिजेंस मतलब खुफिया एजेंसी थी। अगर इकोनॉमी की बात करें तो वो लोग सभी इकोनॉमी को, ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते थे स्टेट द्वारा। टैक्स कलेक्शन 1/4 1/6 का था। द स्टेट्स आल्सो प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटीज, और जो इनका स्टेट था ये वाटर टैक्स भी वसूलता था और इरिगेशन फैसिलिटी भी देता था, नहरों से या जो भी कह लो। टोल्स वर लेविड ऑन द कमोडिटीज ब्रॉट टू टाउन फॉर सेल, और जो भी कमोडिटीज इनके राज्य में मौर्य साम्राज्य के जो मार्केट्स थे वहां पर लाई जाती थी, उस पर भी टोल्स लगाया जाता था। अगर आप बात करें जो सोहागुड़ा है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, जो कॉपर प्लेट है, या महास्थानाबोगर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में है, ये बताते हैं कि उन्होंने कुछ, जब फेमाइन आई थी तो उन्होंने कुछ जो टैक्सेशन पर रिलीज भी दिया था, मतलब वो लोग बात को भी समझते थे, ऐसे राजा थे। अगर आप बात करें, चूंकि हमको पता चल गया ये लोग नेवी मेंटेन करते थे, तो वहाँ के जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स थे, जैसे भरूखच बहरोच में जो है हमारा आज के समय में अगर आप बात करें तो इट लाइज इन द इट लाइज इन द गुजरात स्टेट। एंड अगर वही बात करें सुपारा, जो कि हमारे वेस्टर्न कोर्स में था, तमरलिपिट्टी बंगाल में था। ये सुपारा जो है महाराष्ट्र में लाई करता है और तमरलिपिट्टी बंगाल में लाई करता है। तो दे हैव 3 पोर्ट्स आल्सो, बहरोच, सुपारा, तमरलिपिट्टी। फिर अगर आप सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी वर्ण के is not as rigid on the Varna system as the earlier Smriti writer. Kautil Arthashastra looked upon the Sudras as an Aryan community which is distinguished from Malacha और नॉन आर्यन कम्युनिटी। मतलब अब वहां पर जो हम लोग वर्ण सिस्टम की बातें देखते थे वो धीरे धीरे खत्म होती दिखाई दे रही थी। मेगास्थनीज ने सोसाइटी को 7 क्लासेस में डिवाइड किया था। मतलब हमको देखने को मिलता है कि वहां पर जो नई पोस्टेज आई थी उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होने लगा। फिलोसफर, फार्मर, सोल्जर्स, हस्बैंड, आर्टिशियन, मजिस्ट्रेट, काउंसिलर, 7 भागों में इसको डिवाइड किया था। किसने? मेगास्थनीज ने। अगर बात करें मौर्यन आर्ट के बारे में तो जो रॉयल कोर्ट है, रॉयल पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त, ये कुछ फाइनेस्ट एग्जाम्पल हैं। फिर फोल्क पॉपुलर आर्ट जो है, फिगर ऑफ स्कल्पचर, यक्ष यक्षिणी की जो तस्वीर है, फिर यक्ष ऑफ पराक्रम जो मथुरा में है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं इनकी आर्ट के बारे में। मौर्यन ने भी पहली बार स्टोन मैसनरी का इस्तेमाल करने के लिए मतलब पहली बार इस्तेमाल उन्होंने ही किया था लार्ज स्केल पे। अगर आप बात करें स्टोन पिलर्स का काफी हैवी इस्तेमाल उन्होंने किया था। सिंह द फाहियान रिमार्क्स द दिस पैलेस आर सो ब्यूटीफुल एंड एक्सेलेंट दैट दे अपीयर टू बी द क्रिएशन ऑफ गॉड। और जो इनका वो था ना वुडन पैलेस था, इसको एक चाइनीज ट्रेवलर था फाहियान, उसको उसने देख के बताया था कि ये पैलेस इतने ब्यूटीफुल है, इतने एक्सीलेंट है, जैसे लग रहा हो कि इनको खुद भगवान ने बनाया हो। तो ऐसी बात भी कही थी। तो हो सकता हो कि काफी इफिशियंट, काफी ब्यूटीफुल, काफी एलोबरेट रहा हो। फिर अगर बात करें 4 लायन कैपिटल सारनाथ में हमको जो देखने को मिलती है, हमारा जो एम्बलम भी है, नेशनल एम्बलम, वह सारनाथ से ही लिया गया, जो कि एक मौर्यन इंस्क्रिप्शन का ही देन है। 26 जनवरी 1950 को हम लोग नेशनल एम्बलम जो है हमारा, 4 सिंह होते हैं दहाड़ रहे, उसको हमने लिया है, जो कि सारनाथ से लिया है, लैंड कैपिटल ऑफ सारनाथ। फिर सिंगल लाइन कैपिटल है रामपुरा। ये सब मतलब हमको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। एक काव एलिफेंट है धौली, इनग्रेव्ड एलिफेंट है कालसी में, कलसी हमारे उत्तराखंड में है। मौर्यन आर्टिशियन हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हीविंग आउट केव्स फ्रॉम रॉक फॉर मॉन्क्स टू लिव इन। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल इसका है बाराबार केव्स, ठीक ना। फिर अगर बात करें कि जो इनके स्तूपास थे, अगर आप बात करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसने भी काफी स्तूपा बताए थे, जैसे सांची का स्तूपा या बरहूज का स्तूपा, तो उसने ही बताया था। फिर हम लोग अगला जो टॉपिक है वो पोस्ट मौर्यन प्री गुप्ता पीरियड, मतलब जो मौर्य शासन था या मौर्य काल था, मौर्य साम्राज्य था, उसके बाद के जो राजा आए और वह राजा या वह डायनेस्टी जो गुप्ता काल से पहले थी, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज हमारा ये मौर्य पीरियड होता है फिनिश, जिसमें हमने पढ़ा कि उनकी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से राजा हुए, फिर हमने रॉक एडिक्ट्स के बारे में देखे, फिर अशोका की धमा महामाता की पॉलिसी देखी। कुछ मतलब जितनी भी चीजें लूसेंट में आपसे मौर्यन से रिलेटेड थी उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है।
मैंने इससे पहले जो हमने वैदिक काल पढ़ा था उसके कुछ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, लगभग 20 ही हैं, उसको हमने डिस्कस किया है और हमने वीडियो उसकी अपलोड भी कर दी है। तो आप लोग प्लीज एक बार अपने नॉलेज को टेस्ट कीजिए, देखिए कि कितना हमने पढ़ा है, क्या क्या जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ये कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में पिन करें, हम लोग उसको देखेंगे और सुधार करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बेस्ट एंड बेस्ट प्रोवाइड कर पाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट।